So hello guys, welcome back to our channel Radhika Research Capital. So today we are going to discuss the very much logical yet most avoided, or I should say ignored topic, why both petrol and diesel are not considered under GST regime. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या पेट्रोल का प्राइस रियल में है और क्या हम पे कर रहे हैं। तो ये जो इतना डिफरेंस है दोनों के बीच में, आने वाले स्लाइड्स में मैं आपके साथ इन डेप्थ डिस्कस करूंगा। और अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंदर आ जाए तो उसका प्राइस कितना ज्यादा फॉल हो सकता है, जिसकी वजह से कॉमनर्स को कितना फायदा, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कितना ज्यादा बूस्ट मिल सकता है। उसके साथ साथ जो रेवेन्यू लॉस होगा स्टेट गवर्नमेंट का, वो भी हम कंसिडर करेंगे और प्रैक्टिकल सजेशन डायरी डिस्कस करेंगे, जिसमें से जो स्टेट गवर्नमेंट है अपना रेवेन्यू ऑफसेट कर सकती है और वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। यूसी इसमें सबसे पहले हमने करंट सिचुएशन डिस्कस किया है। एज ऑफ सितंबर 3 पेट्रोल पार्ट नहीं है जीएसटी रेजिम का, ठीक है। सो मोस्टली जो हम पेट्रोल परचेज करते हैं उसके अंदर दो टाइप का टैक्स लगा होता है। एक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगी होती है जो कि 13 रुपीज पर लीटर है, बहुत ज्यादा है ये। सपोज हम ऑन एन एवरेज 105 रुपए का पेट्रोल मान के अगर चले, उसमें से पूरा 10 से 11% जो हम पेट्रोल की कॉस्ट की बात कर रहे हैं वो तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है। चलो, विच इज फॉरगिवेबल बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फंड्स की नीड होती है इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करने के लिए और इंडिया में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लाने के लिए। लेकिन जो स्टेट लेवल वेट की हम बात करते हैं वो स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है पेट्रोल एंड डीजल के केस में। तो आज हम सिर्फ पेट्रोल के प्राइस का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसपे मैं जहां रहता हूं मध्य प्रदेश में, वहां 29% तक का वेट लगता है एंड इन सम स्पेशल केसेस इससे भी ज्यादा होता है, और प्लस 1% सेस लगता है प्रति लीटर पे। तो अगर हम 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो उसमें 13 रुपीज तो हम सेंटर को ड्यूटी पे कर रहे हैं और उसमें 29% स्टेट यानी एमपी गवर्नमेंट वेट ले रही है, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि अबॉलिश कर दिया गया है बीजेपी गवर्नमेंट के खुद के द्वारा। लेकिन सिर्फ पेट्रोल और अल्कोहल बचा हुआ है जहां से इन्होंने अबॉलिश नहीं किया है। सो दिस कंबाइंड विद बेस ऑयल कॉस्ट, ये सारे चार्जेस ऐड होने के बाद आपको पेट्रोल की फाइनल रिटेल प्राइस मिलती है। अगर पेट्रोल जीएसटी रिजीम के अंदर आ जाए तो वो 2 जीएसटी रेट स्लैब में आ सकता है, या तो 18% या 28%। तो सुनने में लग रहा होगा कि अप्रोक्स तो उतना ही प्राइस निकल के आने वाला है यार जितना रिटेल अभी चल रहा है, लेकिन इसका जवाब है अ बिग नो। सो फॉर अ कंपैरिजन हम एक एस्टीमेट ड्रॉ करने वाले हैं हाइपोथेटिकल पेट्रोल प्राइसेस का 18% जीएसटी के रेट के हिसाब से और 28% जीएसटी के रेट के हिसाब से। सो सपोज मैं अभी इंदौर में रह रहा हूँ, तो बेस कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो होती है, जो क्रूड ऑयल आता है, वो कंपनीज एचपीसीएल, आईओसीएल, रिलायंस पेट्रोल पंप जो उनके पास आता है, वो 60 रुपीज पर लीटर के अराउंड आता है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और ये सारे चार्जेस जो मिनिमम चार्जेस होते हैं वो एडेड है। तो इसमें अगर हम 18% का जीएसटी अप्लाई करते हैं तो 60 + 18 दैट इज 10.80, हमारा रिटेल प्राइस निकल के आता है 70.80। इस पे मैं बोल रहा हूँ डीलर मार्जिन अगर 5% भी रख ले तो हमारा जो प्राइस है वो 72 रुपीज पर लीटर के अराउंड ही आता है। वेरेस अगर हम हायर ब्रैकेट में भी जीएसटी के अगर पेट्रोल को टैक्स कर दें तो 60 रुपीज इंटू मल्टीप्लाई बाय 28% 16.80, तो पेट्रोल की जो रिटेल प्राइस निकल के आती है 76.80 पर लीटर। और इसके ऊपर भी मैं अगर 5% का एक स्पेस ब्रैकेट डीलर मार्जिन की लेकर चलूँ तो अराउंड 77 रुपीज पर लीटर निकल के आ रही है। तो 28% जीएसटी लगाने के बाद भी हमारा पेट्रोल का प्राइस है जो 77 के पास आ रहा है, और जो 18% जीएसटी के बाद भी हमारा प्राइस 72 रुपीज पर लीटर आ रहा है। और अभी जो एवरेज प्राइस है वो चल रही है 105 रुपए। इसका मतलब सीधा है कि अंडर जीएसटी पेट्रोल प्राइस वो ड्रास्टिकली रिड्यूस अराउंड 70 to 80 रुपीज के अंदर आ सकता है, जो कि 105 से काफी कम है। लेकिन सरकार जीएसटी के अंदर क्यों नहीं ला रही है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल एंड डीजल हमारा जीएसटी रिजीम के अंदर आएगा, मैं मध्य प्रदेश स्टेट की बात करूं तो मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग 11 से 12 हजार करोड़ रुपए का एनुअली लॉस होगा एमपी स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि इतना लॉस होगा तो हम जीएसटी के अंदर नहीं लाएंगे। रियल क्वेश्चन ये है कि हमारे इनोवेशन में इतनी क्या कमी आ गई है कि हम रेवेन्यू के ऑल्टरनेटिव सोर्सेस नहीं ढूंढ पा रहे हैं। सो द रियल क्वेश्चन इज व्हाट ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू स्ट्रीम्स कैन द स्टेट गवर्नमेंट बिल्ड टू ऑफसेट दैट लॉस। हम इस वीडियो में वो रेवेन्यू सोर्सेज भी डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी। जब हम इंडिया 2047 ड्रीम की बात करते हैं कि एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की बात करते हैं, तो क्या हम ऐसे बनेंगे? कोई भी देश इकोनॉमिक सुपर पावर तब बनता है जब वहाँ का मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, वो उस अपनी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में एक राइज देके सैलरीज बढ़े। यहाँ तो हम जब सर्वे करते हैं, ऑनलाइन डेटा कलेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, 2008 से अभी 2025 तक जो फ्रेशर्स की सैलरी है वो 100% तक भी इंक्रीज नहीं हो पाई है इंक्रीमेंट की, अगर मैं बात करूं इतने 15-17 सालों के अंदर। लेकिन जो सीईओज की है, जो टॉप मैनेजरियल की पर्संस की है, उनकी सैलरीज 1000, 10,000, 20,000% तक जंप देख चुकी है। तो ऐसे में हमारा कंट्री डेवलप कैसे होगा जब मिडिल क्लास, जो कि सबसे ज्यादा कंजम्पशन करता है,
उसकी पॉकेट में ही आप एक डीप होल कर रहे हो। सो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक एंड डिस्कस द पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव्स टू कंपनसेट रेवेन्यू लॉस इन मध्य प्रदेश। देखो, सबसे बड़ा जो मध्य प्रदेश के पास अपॉर्चुनिटी है ना, वो टूरिज्म लेड रेवेन्यू एक्सपेंशन है। मध्य प्रदेश की जो फॉरेस्ट हैं, जो साइट्स हैं, कल्चरल हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं, वो बिल्कुल भी कैपिटलाइज नहीं हो पाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंदौर की बात करूं तो यहाँ पे इतने सारे अभी भी अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस हैं। जबलपुर जो कि एक बहुत अच्छी सिटी है, वहाँ पे इतने सारे अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस हैं, फोर्ट्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किए गए हैं और वहाँ पे कोई भी मैनेजमेंट नाम की चीज नहीं है। तो हम टूरिज्म को प्रमोट करके एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो 11-12 हजार करोड़ का जरूरी नहीं है टूरिज्म से ही आई। हम बाकी के अदर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज भी इतने डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और आप एक इन डेप्थ पर्सपेक्टिव लेकर जाएंगे इस वीडियो से, दैट आई बेट टू यू। सी, वाटर एंड इको टूरिज्म में भी एमपी गवर्नमेंट बहुत पीछे है। रिन्यूएबल एनर्जी की पार्क्स की बात करें तो एमपी गवर्नमेंट ने अभी जस्ट स्टार्ट किए अपने प्रोजेक्ट्स एंड इतने सालों में आई डोंट नो 2025 लग गया है। क्यों हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स अभी तक नहीं बन पाए हैं इतने ज्यादा। डिजिटल इकोनॉमी की बात करें तो इंदौर भोपाल को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरी स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे बड़ी कंपनीज तक नहीं आ पाई है। वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ का जो युवा है, वो वहाँ पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अच्छा खासा एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के बाद वो बाहर जाता है, पुणे जाता है, इंदौर जाता है, हैदराबाद जाता है, दिल्ली जाता है काम करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे डिजिटली इकोनॉमी पैरालाइज्ड है। यहाँ पे अब प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन इतने सालों में जो कंपनीज एस्टेब्लिश हो जाना चाहिए था वो नहीं है बिल्कुल। लॉजिस्टिक्स एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का हम प्रमोशन कर सकते हैं और कैसे ट्रांसपोर्ट को बहुत ज्यादा सीमलेस कर सकते हैं, वहां से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। पब्लिक एसेट मोनेटाइजेशन, फिल्म, टूरिज्म एंड कल्चरल हेरिटेज, ये इतने सारे रेवेन्यू ऑल्टरनेटिव्स हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास जो वो अभी इमीडिएटली कैपिटलाइज कर सकती है। लेट्स सी, दीज आर द नंबर ऑफ सेक्टर्स एंड रेवेन्यू मैकेनिज्म। ये मैंने डेटा प्लॉट किया है कि किस सेक्टर में हम कैसे रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेलनेस एंड टूरिज्म की। एमपी गवर्नमेंट ने जो स्टेट प्रमोशन कैंपेन चलाया हुआ है, दैट इज वेरी वेल मैनेज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, दैट आई मस्ट अप्रिशिएट। लेकिन उसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं? हॉस्पिटैलिटी टैक्स ऐड कर सकते हैं। जितने भी हमारे टूरिस्ट हैं जो एमपी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओन प्रॉपर्टीज में अगर वो स्टे करते हैं, अगर एडवेंचरस एक्टिविटीज करते हैं, तो वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी टैक्स हम ऐड कर सकते हैं बहुत इजीली। एंट्री फीस, ब्रांड रॉयल्टीज क्रिएट कर सकते हैं। ब्रांड रॉयल्टीज ऐसे क्रिएट कर सकते हैं कि जो एमपी गवर्नमेंट है उसको खुद के अपने ब्रांड्स बनाना चाहिए वेलनेस एंड टूरिज्म के सेक्टर में, आयुर्वेदा के सेक्टर में। एंड जो वाटर टूरिज्म का सेक्टर है वहाँ पे आप कंसेशन अलाउ कर दीजिए और जो लोकल्स हैं आप उनको उतना ट्रेन कर दीजिए ताकि बोट लाइसेंसिंग फी आप कलेक्ट कर सके, वहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। वहाँ पे इको परमिट्स आप बना दीजिए कि जितने भी ये वाटर स्पोर्ट्स हैं या फिर जितने भी बोट्स हैं, अगर वो मोटर पे चल रहे हैं तो उनका एक इको परमिट होना चाहिए 2 साल 3 साल का, जिसको आप रिन्यू कर सकते हैं हर एक स्टिपुलेटेड टाइम पे, एंड वहां से एक फीस जनरेट हो सकती है। थर्ड पॉइंट इज रिन्यूएबल्स। यहाँ पे लैंड लीजेस तो अभी अच्छा चल ही रहा है काम, लेकिन एमपी गवर्नमेंट ग्रीन बॉन्ड्स भी लेकर आ सकती है जिसको बड़े कॉर्पोरेट सब्सक्राइब करके जो सर्विसेज है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम ये डिस्कस करें कि पेट्रोल अगर जीएसटी के अंदर आ जाता है, बी इट 28% जीएसटी ब्रैकेट, और गवर्नमेंट बाकी के जितने रेवेन्यू ऑल्टरनेटिव्स अभी हमने डिस्कस करे उसमें एक्ट करने लग जाती है डिलीजेंटली, तो किन किन सेक्टर्स को क्या बेनिफिट हो सकता है? सबसे पहले हम आते हैं कंज्यूमर सेक्टर्स में। देखिए, कंज्यूमर सेक्टर इंडिया का नंबर 1 सेक्टर कहलाया जा सकता है, बिकॉज जो मिडिल क्लास है उसका कंजम्पशन कम भले ही हो जाता है अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, लेकिन वो बंद कभी नहीं हो सकता। तो ये जो सेक्टर है, पेट्रोल कम होने से इनको कितना फायदा होगा? ठीक है, जो सबसे पहले कंज्यूमर्स हैं, तो हम कंज्यूमर्स को क्या होगा, हमको एक लोअर एंड यूनिफॉर्म पंप प्राइस मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया जाते हैं, हर जगह रेट अलग है, ठीक है, और जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो बहुत कम हो जाएगा। एंड जो हमारी सब्जियों के कॉस्ट होते हैं, वेजिटेबल, हमारे फ्रूट्स, एवरीथिंग दैट वी यूज रीचेस टू अस यूजिंग द ट्रांसपोर्टेशन। सो अगर पेट्रोल के प्राइसेस कम होते हैं तो जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज के ओनर्स हैं उनका कॉस्ट कटिंग होगा। अभी पेट्रोल जीएसटी रिजीम में नहीं है ना, तो जो पेट्रोल पे खर्चा होता है ना, वो बिजनेस ओनर्स आईटीसी में क्लेम नहीं कर सकते। और अगर हम रेंटल्स, कैब सर्विसेज की बात कर लें तो उनके फेयर्स कम होंगे, जिससे और ज्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा। रिटेल में हम बात करें, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बात करें, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाएगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया। बेटर रूट इकोनॉमिक्स, ठीक है, पेट्रोल के कम होने से आप देख रहे हैं कितने बेनिफिट होंगे। और पेट्रोल का जो 10-12 हजार करोड़ हम एमपी गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस की बात कर रहे हैं ना, लेकिन आप ये भी देखिए उससे जो बूस्ट मिलेगा ना कंजम्पशन, लॉजिस्टिक्स, रिटेल, एफएमसीजी, टूरिज्म, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, वो ऑटोमेटिकली अपना टेक केयर कर लेगा। प्लस जो गवर्नमेंट ने हमने बात करी है कि ये सेक्टर्स में गवर्नमेंट फोकस करके एक्शन लेगी, तो यहाँ से अलग रेवेन्यू जनरेट होगा और आई थिंक इट कैन इवन क्रॉस इट। नेट इफेक्ट हम देखते हैं, ये सब होने के बाद हमारी सेविंग्स कितनी होगी, हमको फायदा क्या होगा, ये तो डिस्कस कर ले। सपोज देयर आर 2 सिनेरियो। सिनेरियो ए, 18% जीएसटी लग रहा है पेट्रोल पे और 8 रुपए पर लीटर सेस चार्ज कर रही है गवर्नमेंट, और हमारा एस्टिमेटेड पंप प्राइस कितना हो जा रहा है, 87.09 पर लीटर हो गया। सिनेरियो बी इज समथिंग 28% जीएसटी
प्लस 2 रुपीज़ पर लीटर सेस चार्ज कर रही है, तो हमारा एस्टिमेटेड पंप प्राइस क्या हो गया 87.7। यहाँ पे एक टेबल मैंने डिजाइन किया है कि डिलीवरी राइडर अगर 2000 किलोमीटर राइड करता है और 45 kmpl का उसका माइलेज है, तो उसका कंजम्पशन पर मंथ आता है 44.44 लीटर। और अगर पेट्रोल प्राइस 18% पे टैक्स होता है तो उसका मंथली 833 रुपीज़ बचेगा। अगर पेट्रोल प्राइस 28% पे टैक्स होता है तो उसका 833 रुपीज़ बचेगा। और अगर 18% जीएसटी पे टैक्स होता है तो 864। ऐसे ही आप देखो हाउस होल्ड का कितना बचेगा कैब का। तो इस ये जो प्राइस बच रहे हैं इससे एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर कंजम्पशन ही बढ़ने वाला है। व्हाट डू यू थिंक, वेयर विल दी सेविंग्स गो? हायर कंजम्पशन, हायर सेविंग्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स। देखो ये एक विशेष साइकिल है। जीएसटी रिजीम के अंदर आने के बाद तुरंत इफेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन विद इन 5 to 10 years द इक्वेशन विल लुक समथिंग डिफरेंट। सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट्स, गवर्नमेंट रेवेन्यू विल ऑल्सो इंक्रीज, सेक्टरल शिफ्ट्स होंगी। यहाँ से पेट्रोल कॉस्ट कम होने के कारण हो सकता है न्यू एमएसएमईज में न्यू स्टार्टअप्स एंड न्यू वेंचर्स क्रिएट हो जाए इंडिया में। इस वीडियो में मैंने सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव और ओपिनियन प्रेजेंट किया है एंड द डेटा इज अप्रोक्सीमेट। एडेड बेनिफिट्स क्या होगा? सबसे पहले लोअर प्राइसेस पेट्रोल पंप पे हमको मिलने लगे। पूरे इंडिया में एक ही प्राइस चलेगा, यूनिफॉर्म प्राइसिंग, विच इज वेरी गुड। रिड्यूस्ड इन्फ्लेशनरी प्रेशर, हर चीज के दाम बढ़ते हैं। वो क्यों बढ़ते हैं? बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे बढ़ती है? बिकॉज पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, तो जो बिजनेस ओनर है वो कंज्यूमर को पास ऑन करता है। सपोज 100 रुपीज केजी अगर मैंगो चल रहे हैं, पेट्रोल का प्राइस 5% बढ़ते ही तो हमारे मैंगोज 5% ही बढ़ेंगे। बिकॉज जो ट्रांसपोर्टर है ये कॉस्ट क्यों झेलेगा? वो कॉस्ट कंज्यूमर को पास कर देगा। जो 100 रुपीज केजी था वो 105 रुपीज केजी हो जाएगा। सेकंड थिंग इज, अगर पेट्रोल जीएसटी रिजीम के अंदर आता है तो ट्रांसपेरेंसी एंड टैक्सेशन क्रिएट हो जाएगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट, बिजनेस ओनर्स को इतना फायदा होगा कि वो पेट्रोल पे भी आईटीसी क्लेम कर सकेंगे। ठीक है, जीएसटी की चोरी भी कम हो जाएगी। मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स में हेल्पफुल होगा बिकॉज यूनिफॉर्म पेट्रोल पंप प्राइसेस होंगे। यूनिफॉर्मिटी के साथ पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगे भी और कम भी होंगे। एंड कॉम्पिटिटिवनेस इन एक्सपोर्ट्स, जितने भी हमारे डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स हैं उनकी प्राइस में भी उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।